सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं 2 टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, हम इसमें बात करेंगे तेल रिसाव की घटना पर। आपको पता है कि मॉरिशस इस समय तेल रिसाव की घटना का सामना कर रहा है। इसी की वजह से वहाँ पर इन्वायरमेंटल इमरजेंसी लगाना पड़ गया है। तो देखेंगे आखिर ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे के कारण क्या है और कैसे ही इसका इन्वायरमेंट पर बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे साल्मोनेला आउटब्रेक। देखेंगे साल्मोनेला क्या है, आउटब्रेक कहाँ पे हुआ है, इसके पीछे कौन से बैक्टीरिया हैं और कैसे यह चिंताजनक खबर है। आइए इन्हीं दोनों टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तेल रिसाव की घटना पर। आप देखिए, थोड़ा सा ग्लोब आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उस ग्लोब में देखिए एक जो है कि रेड कलर का पॉइंट बना हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले आपको अफ्रीका महाद्वीप दिखाई देगा, उसके थोड़ा सा पूरब की ओर जाएंगे तो आपको मेडागास्कर दिखाई देगा और मेडागास्कर से थोड़ा सा पूरब की ओर जाएंगे तो आपको एक रेड कलर का पॉइंट दिखाई देगा जिसका नाम है मॉरिशस। और देखिए ये जो मॉरिशस का आपको उसके बाद जो है पॉइंट ऑफ मॉरिशस को बड़ा करके दिखाया गया है और इसी मॉरिशस में एक एरिया दिखाई दिया गया है जिसका नाम है पॉइंटे डे एस्ने। तो पॉइंटे डे एस्ने जो यह क्षेत्र है, यहीं पर क्या हुआ है, तेल रिसाव की घटना हुई है। इसको थोड़ा सा इस मैप के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। इंडिया से अगर दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो मॉरिशस दिखाई देगा, इसके थोड़ा सा पश्चिम में जाएंगे तो आपको मेडागास्कर दिखाई देगा। और वहीं पर क्या हुआ है, ये तेल रिसाव की घटना हुई और तेल रिसाव की घटना ने पूरे मॉरिशस को प्रभावित किया है और इसी की वजह से वहाँ पर इन्वायरमेंटल इमरजेंसी लगाना पड़ गया है। आइए अब थोड़ा सा इसके बेसिक पर हम बात करते हैं। आपको पता है कि जब भी हम वैश्विक व्यापार करते हैं तो उसमें जो सबसे प्रमुख आधार आता है वो समुद्री परिवहन आता है, क्योंकि सस्ता होता है और लगभग हमारा 90% से अधिक व्यापार समुद्री जहाज़ों के माध्यम से होता है। और ये जो जहाज़ होते हैं किससे चलते हैं, ईंधन से चलते हैं। और ये जब जहाज आपस में टकरा जाते हैं या किसी चट्टान से टकरा जाते हैं, किसी दूसरे पदार्थ से, पिंड से टकरा जाते हैं, तो इनमें क्या हो जाती है, लीकेज हो जाती है। और लीकेज होने से क्या होता है कि इनका जो फ्यूल है, जो ईंधन है, उससे क्या होता है, समुद्री तेल का रिसाव हो जाता है। आपने देखा होगा आखिर हम जो तेल का आयात करते हैं वो भी तो टैंकर के माध्यम से आता है। तो उसमें भी क्या होता है, कई बार ऐसे जहाज जो तेल ढो रहे हैं उनमें टकराव होता है तो तेल ज़्यादा फैलता है। लेकिन जो सामान्य तो जो व्यापार करने के लिए जो जहाज हैं वो किसी दूसरे चीज का भी अगर व्यापार करते हैं तो उनके अंदर ईंधन तो होता है और ईंधन के रूप में जो तेल होता है जब ये समुद्र में फैल जाता है तो इसी को हम तेल का रिसाव बोलते हैं। इसके अलावा जब हम तेल का जो है कि क्या करते हैं, खुदाई करते हैं या जो है कि उसको हम उनके स्रोतों की खोज करते हैं कि कहाँ पर तेल है, तो भी बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, तेल जो है कि बाहर फैल जाता है, समुद्र में फैल जाता है, कोस्टल एरिया में फैल जाता है। आपने एक चीज नोट किया होगा, जो तेल जो निकलता है वो कहाँ निकलता है, कोस्टल एरिया वाले क्षेत्रों में ही तो निकलता है। और कोस्टल एरिया जो होते हैं उसमें जब निकलता है तो उसको निकालने का जब हम प्रयास करते हैं तो हमारे पास ऐसी तकनीकी नहीं है कि हम बिल्कुल कच्चा तेल ही केवल निकालें, उसके साथ पानी के साथ साथ बहुत सी चीज़ें निकलती हैं और उनको रोकना कठिन होता है। तो कई कारणों से, जहाज़ों के टकराने से,
जो तेल के टैंकर होते हैं उसमें से लीकेज होने से, या जो है कि तेल के स्रोत की खोज करने से, तेल के कुओं से तेल निकालने से कई तरह से क्या होता है, तेल जो है कि फैलता है और इसी को तेल रिसाव की हम गतिविधि बोलते हैं। तेल रिसाव मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाला यह एक ऐसा जो है कि प्रदूषण है जिसका काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और तेल क्या है, एक पेट्रोलियम पदार्थ है, हाइड्रोकार्बन है एक प्रकार का, जो कि हमें फॉसिल्स के रूप में मिलता है, जीवाश्म के रूप में मिलता है। और इस तरह से यह जब क्या होता है समुद्र में फैलता है तो इसके वजह से जो वहाँ का इकोसिस्टम पहले से बना हुआ है वो प्रभावित होता है। समानतः इस शब्द का प्रयोग जो है कि हम जो समुद्र के क्षेत्र में रिसाव होता है उसी के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। यह जो तेल रिसाव है पूरे समुद्री पर्यावरण को प्रभावित करता है। और इसके वजह से जो प्लैंकटन होते हैं, जैसे आपने फाइटोप्लैंकटन सुने होंगे कि आखिर विश्व में मछलियाँ कहाँ मिलती हैं, तो आपने उसके पीछे एक कारण सुना होगा कि जहाँ पे फाइटोप्लैंकटन होते हैं। और फाइटोप्लैंकटन कहाँ होते हैं, जहाँ पे ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं। तो यह जो आपके तैरने वाले सूक्ष्म आकार के पादप होते हैं, जीव होते हैं, वो कोई भी समुद्री जीव होता है, इन सभी चीज़ों पर क्या होता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ जब तेल रिसाव की घटना होती है तो जल का जो रासायनिक संरचना है, चाहे उसका पीएच वैल्यू हो, उसका केमिकल स्ट्रक्चर हो, सभी कुछ क्या होता है, प्रभावित होता है। अब समझिए आप थोड़ा सा कि अगर जो फाइटोप्लैंकटन हैं, जो पादप हैं छोटे आकार के, जो घास के आकार के होते हैं, जैसे आपने सुना होगा, एक शब्द सुना होगा कि वो सारगेसो घास, तो सारगेसो घास वाला जो क्षेत्र है सारगेसो सागर में जो पाया जाता है, ठीक इसी तरह से आपको पता है कि सूक्ष्म आकार के जो पादप होते हैं यह क्या होते हैं, समुद्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, शैवाल के रूप में पाए जाते हैं। तो ये जो छोटे आकार के जो पादप होते हैं क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए इनको सूर्य की आवश्यकता होती है, रोशनी की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है कि जब यह जो इनके ऊपर तेल रिसाव की क्रिया हो जाती है तो इससे क्या होता है, इनका जो प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। अब एक कल्पना करिए, एक आपके यहाँ पर तालाब है, उस तालाब के एक एरिया में पहले जो है कि कुछ घासें हुआ करती थी जो पानी पर थी, और वह उसकी वजह से उसमें कुछ जीव रहते थे और उन जीवों के ऊपर दूसरे निर्भर जीव रहते थे। अब किसी तरह से वह जो घास था तालाब में वो साफ हो जाए तो क्या दो दूसरे जीव हैं जो खुद अपना भोजन नहीं बना सकते, क्या सरवाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो ठीक इसी तरह से क्या होता है, जो फाइटोप्लैंकटन होते हैं इन पर क्या होता है, यह जो समुद्री रिसाव होता है इसका काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके वजह से जो है कि यह जो फाइटोप्लैंकटन है ये समाप्त होने लगते हैं। और इसके वजह से जो आपने एक शब्द सुना होगा खाद्य श्रृंखला या फूड जो है कि चैन सुना होगा, वो क्या होती है, प्रभावित होती है। और इसके वजह से पूरा इकोसिस्टम डैमेज होने लगता है। इसके अलावा जो पक्षियाँ होती हैं उनके भी ये प्रभावित करते हैं। क्या होता है कि जब तेल समुद्र में फैला है तो उस पर जो है कि पक्षी बैठते हैं, उनके पंखों पर क्या हो जाता है, तेल लग जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो उड़ने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जब पक्षियों के पंखों पर तेल लग गया, उड़ने की कैपेसिटी कम हो गई, तो उनके लिए भोजन प्राप्त करना क्या होगा, कठिन होगा। तो परेशान होकर अपनी चोंच के माध्यम से क्या करते हैं, पंखों को खुजाने का प्रयास करते हैं जिससे तेल क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। इस क्रम में क्या होता है कि जो तेल होता है उनके मुंह में चला जाता है, उसके वजह से क्या हो जाता है, उनके गुर्दे खराब हो जाते हैं, यकृत प्रभावित होता है, पूरा उनका जो पाचन सिस्टम वो प्रभावित होता है और उसके कारण उनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि किसी एरिया में जो है कि समुद्री प्रदूषण की वजह से वहाँ पे हजारों पक्षियों की मौत हो गई, उसके पीछे कारण यही होता है। अब समझिए कि जैसे कि मैंने कहा कि जो सूक्ष्म आकार के फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जो पादप जीव हैं जो कि भोजन बनाते हैं, तो उन्हीं पर छोटी मछलियाँ आश्रित रहती हैं। तो अब जब फाइटोप्लैंक्टन समाप्त हो जाएंगे तो छोटी मछलियां समाप्त हो जाएंगी, उसके ऊपर जो बड़ी मछलियां जो छोटी मछलियों को खाती हैं वो प्रभावित होती हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इससे जो फिशरीज इंडस्ट्री है, मत्स्य पालन का जो उद्योग, वो भी क्या होता है, प्रभावित होता है। तेल रिसाव की वजह से जो तेल जो होता है कि वह अपनी रासायनिक और भौतिक संरचना की वजह से क्या करता है, पर्यावरण पर लंबे समय तक प्रभाव डालता है। कैसे, मतलब इससे क्या होता है, जो तेल का जो रासायनिक प्रभाव होता है वह क्या करता है कि पानी को अपने जैसा बना लेता है, रसायन के रूप में बना। तो पानी उस रूप में नहीं रह पाता जिसका प्रयोग जो है कि जीव करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके वजह से क्या होता है कि अगर जहाँ भी तेल रिसाव की घटना हुई है और वह जो जीव थे वो पानी पर निर्भर थे,
ना कि किसी केमिकल पर, तो उसकी वजह से उनकी जीवों को क्या होती है, हानि होने लगती है। इसी के साथ साथ जो आपने ये भी देखा होगा कि तेल क्या होता है कि कई बार जब फैलता है तो बहुत दूर तक फैल जाता है और एक पतली सतह बना लेता है, एक परत बना लेता है। इसको बोला जाता है ऑयल स्लिक। तो ऑयल स्लिक का मतलब क्या है कि तेल की परत का लंबे दूर तक फैल जाना। लेकिन कई बार आपने ये भी देखा होगा कि तेल जो है कि एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है और मोटी परत का निर्माण कर लेता है, ऐसा लगता है किसी ने ला के ऊपर से रख दिया है। तो ये तो दोनों जो घटनाएं हैं अलग अलग हैं, लेकिन इनसे में कॉमन क्या है कि तेल रिसाव। अब देखिए तेल कहीं दूर तक फैल गया, मान लीजिए एक जगह टैंकर में जो है कि लीकेज हुआ और कई किलोमीटर तक फैल गया, तो आपके लिए क्या होगा, काफी कठिन हो जाए। लेकिन सोचिए अगर वह एक ही जगह पर है लेकिन बहुत मोटी लेयर बन जाए, तो हो सकता है आप उसको निकाल तो लें, लेकिन आखिर उसको डिकम्पोज कहाँ करेंगे। और साथ ही साथ जो है कि उसको निकालने के लिए आखिर वह जो ठोस पदार्थ बना है उससे पहले उसने पूरे जो है कि समुद्री जल को कितना प्रभावित किया होगा। तो कुल मिलाकर मैं समझाना ये चाहता हूं, चाहे पतली परत हो, ऑयल स्लिक की घटना हो या मोटी परत हो, दोनों ही समय में क्या करता है, काफी निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ये जरूर है कि जो तेल होता है, हर तेल हमेशा एक ही प्रकार का निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता। तो अगर कहीं आपसे पूछ लिया जाए कि हर तेल रिसाव की घटना में कुछ स्टेटमेंट दीजिए ना, तो ऐसा मत कीजिएगा कि सबको एक तरह से मान लीजिएगा। होता क्या है कि आपने सुना होगा जो क्रूड ऑयल होते हैं उसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, और तेल जो क्रूड ऑयल की भी क्वालिटी होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो हर तेल का क्या होता है, अपना डेंसिटी होता है, उसकी फैलने की क्षमता होती है। हर तेल जो है कि मौसम के अनुसार और उसमें जो है कि जो हवा चल रही है वो हवा के माध्यम से कहाँ तक जो है कि फैल सकता है, हर तेल का अलग अलग होता है। साथ ही साथ जो है कि जो टेम्परेचर होता है, किस तेल पर किस टेम्परेचर का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी प्रभावित होता है। और इसके अलावा जो तलछट होता है, अर्थात मान लीजिए कोई कोस्टल एरिया है तो उस पर पहले से कौन से अवसाद थे, इन सभी चीज़ों का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है तेल रिसाव। अर्थात अगर तेल रिसाव हो रहा तो हमें ये देखना होगा कि आखिर वहाँ पर जो तेल है उसकी रासायनिक संरचना कैसी है, वो कितनी फैलने की क्षमता रखता है, वहाँ पर मौसम कैसा है। अगर मौसम सोचिए आंधी और तूफान वाला होगा तो तेल क्या होगा, दूर तक फैल जाएगा। वायु की दिशा क्या है, अगर मान लीजिए वायु की दिशा कोस्टल एरिया की ओर है तो आसान होगा थोड़ा सा हमें तेल के स्प्लिट को रोकना। लेकिन अगर सोचिए वह स्थल से समुद्र की ओर हो तो काफी कठिन हो जाता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, तेल फैलता है उसकी वजह से। तो कई कारण हैं जिनके वजह से तेल रिसाव की जो एक स्ट्रक्चर होता है हर जगह अलग अलग देखने को मिलता है। अब जब तेल रिसाव हो जाता है तो हम इसके उपचार के लिए कई विधियों को अपनाते हैं। जैसे एक हम जैविक उपचार की विधि बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम तेल का विखंडन करने वाले या घटाने वाले सूक्ष्म जीवों या अर्थात जैविक कारकों का हम प्रयोग करते हैं। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका हम प्रयोग कर देते हैं, जिनका छिड़काव करके हम उनको छोड़ देते हैं तो वो तेल को खा लेते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया काफ़ी लंबी और सीमित क्षेत्र में हो सकती है। पूरे अगर सोचें हम पूरे समुद्र को स्वच्छ कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ साथ कुछ जो यह जो हम जैविक कारक बता रहे हैं इसमें क्या होते हैं, जो ये विशिष्ट जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं, जो हाइड्रोकार्बन है अर्थात जो पेट्रोलियम के पदार्थ है उनका अपघटन करके इनको, ये जो पदार्थ था पेट्रोलियम का उसमें से पानी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है अन्य जो तत्व हैं उनको अलग कर देते हैं। तो इस तरह से जो जैविक फैक्टर है वो भी काम आता है। इसके अलावा जो है कि कई बार हमने ये भी आपने सुना होगा कि हम क्या करते हैं, जो रिसाव है उसको समाप्त करने के लिए नियंत्रित दहन प्रक्रिया अपनाते हैं, अर्थात आग लगाते हैं। लेकिन आग लगाने के लिए क्या है कि एक तेल हो, रुका हुआ हो, हवा तीव्र गति से ना चल रही हो, मंद गति से हवा चल रही हो, और साथ ही साथ तब इसको हम जलाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो तेल के ऊपर वाली परत है वो जल जाती है। लेकिन सोचिए अगर वहाँ पे जीव रहते हैं, उनका आवासीय क्षेत्र है, अगर आप आग लगा देंगे तो क्या पॉसिबल हो पाएगा, नहीं ठीक रहेगा। और इसके कारण क्या होता है, जो हम इस तरह से हम दहन प्रक्रिया का यूज करते हैं, वायु प्रदूषण भी होता है और जीवों पर भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन फिर भी एक प्रक्रिया ये भी होती है। इसके अलावा एक जो है कि एक प्रक्रिया बूम की होती है। इसमें क्या होता है, जो तैरते हुए बड़े बड़े अवरोध होते हैं जो तेल को एकत्रित कर लेते हैं। इसको आसान शब्दों में समझाऊं तो आपने देखा होगा जब कि क्रिकेट मैच होता है और ग्राउंड पर पानी गिर जाता है तो उसमें कुछ रोलर होते हैं, उनको खींचा जाता है तो पानी को सोख लेते हैं ना। ठीक इसी प्रकार बूम की क्रिया होती है। इसमें क्या करते हैं, हम किसी ठोस, मान लीजिए वह जो है कि ऐसा पदार्थ है जो तेल को अवशोषित कर सकता है, उसको ऊपर से हम गुजारते हैं, वो तेल को क्या कर लेता है, सोख लेता है। इसी में एक शब्द और आता है स्कीमर्स। तो स्कीमर्स शब्द अगर पूछ लिया जाए क्या है तो बताइएगा कि तेल की सतह पर जो झाग या फेन फैल जाता है ना, आपने कई बार
देखा होगा कि कहीं पर कोई घटना हो गई, रिसाव क्रिया हो गई, तो पूरे क्षेत्र में केमिकल जो है कि दिखाई देता है, बहुत झाग बन जाता है। तो झाग या तेल जो होता है इसको हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्कीमर्स। ऐसे एक शब्द है सॉर्वेटर्स। तो यह जो है कि क्या होते हैं, बड़े बड़े जो है कि अवशोषक होते हैं जो तेल का अवशोषण करते हैं। तो जैसे मैंने रोलर बताया ना, इसी तरह से क्या होते हैं, ये भी जो है कि क्या करते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको सॉर्वेंटस बोला जाता है, ये तेल का अवशोषण कर लेते हैं। पिछले साल जो है कि वैज्ञानिकों ने मेरियाना जो ट्रेंच है ना, जो सबसे दुनिया की गहरी ट्रेंच है, वहां पर ऐसे जीवाणु को पता लगाया था जो कि क्या करते हैं, जो तेल जो होता है ना, इसका भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हम इस पर भी काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग को ये सूचना मिलेगी कि हमने ऐसे जो है कि बैक्टीरिया, ऐसे जीवों की खोज कर ली कि अगर कहीं रिसाव होता है तो कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो खोज हुई थी इसका प्रयोग हम नहीं करते। लेकिन हाँ, हम रसायन पाउडर और कई प्रकार के केमिकल का छिड़काव करते हैं, कई प्रकार के बैक्टीरिया का भी छिड़काव करते हैं। लेकिन हर क्रिया के द्वारा जो तेल रिसाव की समस्या का समाधान है वो पूर्णतः नहीं हो पाता, उसमें भी कुछ चुनौतियां रह जाती हैं। और इसी प्रकार की एक प्रक्रिया जो है कि घनीकरण की है। तो घनीकरण शुष्क हाइड्रोफोबिक बहुलकों से बने होते हैं जो अधिशोषण और शोषण दोनों करते हैं। इसको आसान शब्दों में मैं समझाऊं तो जो क्या होता है कि कुछ हम पदार्थ लेते हैं, उन पदार्थों, जैसे आपने एक देखा है, आटा देखा है आपने, और आटा है, अगर जो है कि आटा है और उसको आपने कभी सोचा होगा कि सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए। अगर नमक ज़्यादा हो गया तो आप क्या करते हैं, उसमें आटे के बना के कुछ चीज़ें डाल देंगे तो नमक को सोख लेता है। मैं आसान शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक इसी तरह से जो घनीकरण की प्रक्रिया होती है वो क्या होता है कि उसका जो हम प्रयोग करते हैं तो ये क्या करता है कि जो तेल को अवशोषित कर लेता है और साथ ही साथ उसको जो है कि वह तेल की जो भौतिक दशा है ना, उसको परिवर्तित कर उसे अर्ध ठोस या पानी में तैरने वाले पदार्थ के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो हम आटे का छिड़काव नहीं करते, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ बनाते हैं जिसके वजह से वह जो तेल है वह क्या हो जाता है, सिमट जाता है, सिकुड़ जाता है, वह थोड़ा सा अर्ध ठोस हो जाता है। अर्ध ठोस होने का मतलब है कि वह एक प्लाज्मा की कंडीशन में आ जाता है। तो उसको निकालना क्या होता है, आसान होता है। कई प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करके हम ये करते हैं। अब क्या हुआ है, 3 दिन पहले मॉरिशस के तट पर फंसे जापानी जहाज MV वाकाशिओ ने में जो है कि इसमें क्या हुआ, तेल रिसाव की घटना होने से शुक्रवार देर रात मॉरिशस ने पर्यावरण आपातकाल का जो है कि ऐलान कर दिया है। यह एक जापानी जहाज है जो 25 जुलाई से मॉरिशस के दक्षिणी पूर्वी तट, जो मैंने आपको मैप में दिखाया, वहां पे फंसा हुआ था और इससे 1000 टन से अधिक तेल का रिसाव हो चुका है। टोटल इसमें जो तेल की कैपेसिटी थी लगभग 4000 टन की थी, इसमें से 1000 निकल चुका है और भी निकल रहा है। चूंकि इसके जो क्रू मेंबर्स थे उनको हम लोगों ने पहले निकाल लिया तो यहाँ पर कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई, लेकिन यह जो 1000 टन तेल है ये बहुत दूर तक फैल चुका है और इसके वजह से वहाँ का पूरा जो पर्यावरण है वो प्रभावित हुआ है। क्योंकि मॉरिशस की जो पहचान है वह एक ऐसे देश के रूप में है जहाँ पे स्वच्छ जल है, खूबसूरत पर्यावरण है और वहाँ पर क्या होता है, इको टूरिज्म का विकास ज़्यादा हुआ है। टूरिस्ट के ऊपर ही वो लोग निर्भर हैं। तो वहाँ पर पानी जब फैल गया तो पानी लगभग काला हो गया, जैसा कि मैंने आपको पहले इमेज में दिखाया। इसी बीच एक जो है कि यहाँ पर एक बीच है, प्रिस्टीन बीच, यहाँ पर राहत कार्य किया जा रहा है, लेकिन पानी का जो कालापन है अभी कम नहीं हो रहा है। तो इसके वजह से ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ का अगर हम पानी का जो कलर, भले ही हम वहाँ से ऑयल स्पिल की जो घटना हुई है उसको थोड़ा सा दूर कर लें, लेकिन यहाँ का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी जटिल हो चुका है। क्योंकि मैं जैसा कि मैंने बताया पर्यटन पर यह निर्भर है और इसके कारण इनके जो है कि इनके लिए काफ़ी बड़ी चुनौती आ गई। कोरोना वायरस, पर्यटन का रुका होना और फिर इस प्रकार की घटना हो जाना। और सबसे बड़ी बात है, मॉरिशस के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है कि वो क्या कर सके, तेल रिसाव की इस घटना से निपट सके। इसी के कारण जो कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद मांगी है। भारत ने भी जो है कि मॉरिशस के साथ जो है उनके साथ संवेदना दिखाते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अगर आपको कुछ दिन पहले की घटना याद हो तो 30 जुलाई को भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से यहाँ पे जो एक नया सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बनी थी उसका उद्घाटन किया था। तो जो उद्घाटन किया गया था भारत के प्रधानमंत्री और वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा संयुक्त रूप से, तो ये मैं इसलिए बता
रहा हूँ कि भारत पहले से ही मॉरिशस के साथ काफ़ी जो है कि खड़ा हुआ है। वहाँ के अधिकांश लोग भारत से गए हुए लोग हैं। इस वजह से भारत ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए हर तरह के सहयोग का आश्वासन दिया है। मॉरिशस के दक्षिण में एक द्वीप है, रीयूनियन द्वीप, जिस पर फ्रांस का अधिकार है, नियंत्रण है। तो फ्रांस ने भी क्या किया है, मॉरिशस को तकनीकी अन्य प्रकार के सहयोग देने का आश्वासन दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज़ जो है कंफर्म करना है, वो ये है कि तेल रिसाव की घटना कोई आज की घटना नहीं है। तेल का जैसे ही प्रसार हुआ, फैलना चालू हुआ, चाहे उसका खनन हो या उसका व्यापार हो, तेल रिसाव की घटना हो चुकी है। आज तक सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसके वजह से करोड़ों जीव प्रभावित हुए हैं। ये जो आपका समुद्री इकोसिस्टम है, अगर वह सेल्फ तरीके से अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाता तो शायद हम जो है कि समुद्र को बर्बाद कर चुके थे। इतना ज़्यादा हमने तेल प्रदूषण किया है। तो कुल मिलाकर समय की आवश्यकता ये है कि हम तेल रिसाव की समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाएं, जो कि अभी तक हम लोगों ने नहीं उठाए। कुछ ट्रीटी हैं, कुछ समझौते हैं, उनका उल्लेख यहाँ करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन आगे चलकर मैं आपको जो है कि इन्वायरमेंट के इस टॉपिक को अलग से डील करते हुए तेल रिसाव की घटना पर मैं जिक्र करूंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे आज भी जो व्यापार होता है, वो उस व्यापार का एक बड़ा जो भाग होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है कि एक सिंगल लेयर के जो टैंकर से होता है। इससे क्या होता है, टैंकर का अगर उसमें जंग लग गया, खराब हो गया या किसी चीज़ से टकरा गया तो तुरंत जो है कि हो जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और नियम ये कहते हैं कि जो टैंकर होने चाहिए ऑयल वाले, कम से कम डबल लेयर के होने। कई ऐसी चुनौतियां। खैर, आइए हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, साल्मोनेला आउटब्रेक। साल्मोनेला बैक्टीरिया के ग्रुप का नाम है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, बैक्टीरिया के ग्रुप का एक नाम है साल्मोनेला। तो एक बैक्टीरिया का एक प्रकार है। कह लिए यह जो है कि जानवरों में अंडा, मांस, कच्चे मुर्गे, फल और सब्जियों के साथ साथ मनुष्यों के आंतों में पाया जाता है। अर्थात थोड़ा बहुत मात्रा में ही हमारे आंत में भी रहता है। और जब भी हम क्या करते हैं, कोई अंडा खाते हैं, जो है कच्चे मुर्गे को खाते हैं, फल और सब्जियों को कच्चे रूप में खाते हैं, तो जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है इसके हमारे शरीर में पहुंचने की पॉसिबिलिटी रहती है। यह जो बैक्टीरिया इन जीवों के संपर्क में आने पर, अर्थात जैसे मान लीजिए आप जो है कि अंडा खा रहे हैं, आपके जो है कि मांस खा रहे हैं, कच्चा मुर्गा खा रहे हैं, इस तरफ की जो चीज़ें खा रहे हैं, तो इसके अगर यह इनके अंदर साल्मोनेला बैक्टीरिया का इम्पैक्ट ज़्यादा है, ये संक्रमित हो चुके हैं, तो ये इससे अगर आप इनका सेवन करेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर भी संक्रमण आ जाएगा। आसान शब्दों में कि अगर मान लीजिए आप अगर मुर्गा खाते हैं और आपने जो है कि कच्चे मुर्गे को खाया और वह इन्फेक्टेड था साल्मोनेला बैक्टीरिया से, तो आप भी क्या हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे। इसके अलावा यह जो बैक्टीरिया होता है, सांप, कछुआ, छिपकली, संक्रमित पदार्थ या जानवरों के माध्यम से भी क्या होता है, फैलता है। साल्मोनेला की दो ज्ञात जातियों को जानते हैं, एक है साल्मोनेला एंटेरिका और साल्मोनेला बोंगोरी। ये आपसे पूछा जा सकता है कि साल्मोनेला एंटेरिका और साल्मोनेला बोंगोरी क्या है, तो बता दीजिएगा। यह बैक्टीरिया की दो प्रजातियां हैं। और साल्मोनेला बैक्टीरिया से संक्रमित अगर कोई पानी है या कोई खाद्य पदार्थ है और उसका सेवन कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो वो भी संक्रमित हो सकता है। साल्मोनेला इन्फेक्शन जो है कि आमतौर पर कच्चा या अधपका मीट खाने, चिकन खाने, अंडा खाने, सब्जी खाने से होता है जो साल्मोनेला से प्रभावित हो। अर्थात अगर मान लीजिए कोई आप जो है कि सब्जी खा रहे हैं और उसमें क्या है, साल्मोनेला बैक्टीरिया है, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। जब आप इससे प्रभावित हो जाएंगे तो इससे जो जुड़े हुए लक्षण है वो कुछ घंटे से लेकर 2 से 3 दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके पेट में इन्फेक्शन के तौर पे इसको देखा जाता है। अर्थात जब भी आप साल्मोनेला बैक्टीरिया से प्रभावित होंगे तो आपसे कहा जाएगा कि आपके पेट में इन्फेक्शन है। और कई प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कि आपके पेट में दर्द होगा, दस्त आएगा, बुखार आएगा, उल्टी आएगा, सिर दर्द होगा, ठंड लगेगा, आप जो है कि मल में जो है कि खून आता है। इन सब तरह की समस्याएं इसमें आती हैं। और इसकी वजह से टाइफाइड होता है। तो टाइफाइड जो है साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी है और इसके वजह से डायरिया की भी समस्या आती है। डायरिया होता है या उल्टी या दस्त होता है तो इससे पता है आपको शरीर में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, कमजोरी आती है। तो कोई भी अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि साल्मोनेला बैक्टीरिया क्या हमारे शरीर को कमजोर कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। क्यों होगा, क्योंकि अगर उसका इम्पैक्ट बढ़ा,
डायरिया की कंडीशन हुई, उल्टी और दस्त की कंडीशन हुई, तो आप बिल्कुल शरीर से आप कमज़ोर हो सकते हैं। इस समय क्या हुआ है, अमेरिका और कनाडा में साल्मोनेला के आउटब्रेक की घटना सामने आई है। यहाँ पर 500 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार, यह अमेरिका की संस्था है, इसके मुताबिक इस बीमारी का जो संबंध है वो कैलिफोर्निया में जो है उपजाए गए रेड कलर के प्याज से है। हालांकि कुछ लोग उसमें व्हाइट कलर और येलो कलर का भी लिख रहे हैं, लेकिन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने जो मैंने रिसर्च किया था उस समय रेड कलर के प्याज को ही बताया गया था। इस प्याज से जो है कि यह बीमारी अमेरिका के 34 राज्यों के साथ साथ कनाडा में प्रवेश कर गई है। और यह आप कहेंगे 500 तो बहुत बड़ी संख्या नहीं है, जी है। बात क्या है कि यह बीमारी तेजी से फैलना यह बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पदार्थ कॉमन है जिसका प्रयोग लोग कर रहे हैं। ये 500 लोग तो वो हैं जिनके अंदर लक्षण आए होंगे, जिनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा होगा, बाकी तो ऐसे भी लोग रहे होंगे जो अपने आप ठीक हो गए होंगे। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी बड़ी चुनौती है। जो है कि इसमें एक कंपनी है थॉमसन इंटरनेशनल कंपनी, यही क्या कर रही थी, वहाँ पर ये जो प्याज है जो कैलिफोर्निया में उपजाया गया था इसको बेच रही थी। इसी को प्रमुख कारण माना गया है। इसी से लोगों से कहा गया है कि अगर आपने प्याज यहाँ से या इस कंपनी से जुड़े हुए जहाँ पे भी मिलते हैं वहाँ से अगर आपने, जैसे मान लीजिए हम कहें कि हमारे इंडिया में एक चैन बनी हुई है बिग बाज़ार की, विशाल की, तो अगर यहाँ से आप सब्जी लेते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति सब्जी पहुँचाता, वो मंडी से तो नहीं लेके आते होंगे, इंडिया में लेके आ भी सकते हैं, हालांकि बड़ी बात नहीं, लेकिन विदेशों में क्या है, हर चीज़ की एक चैन बनी हुई है। तो अभी जो बीमारी का संबंध निकला है वो थॉमसन इंटरनेशनल जो कंपनी जो कि यहाँ पे प्याज का जो है कि व्यापार कर रही थी उसके द्वारा जो प्याज के केसेस हैं वह ज़्यादा आए, इसीलिए कंपनी ने खैर उसको वापस भी करना प्रारंभ कर दिया है। यहाँ जो साल्मोनेला संक्रमण का जो प्रारंभ हुआ था 19 जून से हुआ था, अब ये क्या हो रहा है, तेजी से फैल रहा है। रिपोर्ट में भी सामने आया कि कई लोग अस्पताल में भर्ती नहीं हुए लेकिन उनके पाचन तंत्र को काफ़ी प्रभाव पड़ा है। अब सोचिए अमेरिका को देख लीजिए, पहले से ही वह क्या है कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। उस समय में अब जो है कि इस प्रकार के अगर केसेस आते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, चिंताजनक है। दूसरा, प्याज को क्या करते हैं लोग, सलाद के रूप में खाते हैं। यदि अगर वो पक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको क्या करते हैं, सैलेड के रूप में यूज करते हैं। सैलेड के रूप में यूज करने की वजह से बैक्टीरिया का जो प्रभाव क्या होता है, तेज़ी से फैलता है। तो इस समय ये आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, तो हर हम 10वें दिन कुछ ना कुछ ऐसा सुन रहे हैं कि कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है। मेरा मानना है कि पर्यावरण में क्या है, अति हमारा जो दोहन था, हमने जो इन्वायरमेंट में जो अति हमने कर रखा है हर चीज़ के दोहन करने की, उसी का एक निगेटिव इम्पैक्ट है। खैर आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।